नमस्कार साथियों, मैं कमल सिंह आपका यदुवंश प्राइवेट आईटी बसई के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सॉफ्ट स्किल का जो आईटीआई के अंदर पेपर होता है उसकी कंप्लीट निम्मी के पिछले जब हमारे पेपर हुए थे जुलाई 2025 के अंदर, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए जिनकी फ़िलहाल सप्लीमेंट्री है, री है पेपर में। ये वीडियो केवल री वालों बच्चों के लिए ही है जिनके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में री है। जिन भी बच्चों के री है या फर्स्ट ईयर में जो बच्चा पढ़ रहा है, दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। खासकर री वाले बच्चे जिनका अब दिसंबर में एग्ज़ाम है, वो ज़रूर से ज़रूर देखें। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की हम 2 या 3 वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपको सेम का सेम बिल्कुल एज इट इज़ पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन शुरू करवाता हूँ। मैं आपसे वर्बली बोल लूँगा, ऑप्शन बताऊँगा, आप इनको मेमोराइज करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये मेरे पास जितने भी क्वेश्चन हैं सभी वे क्वेश्चन हैं जिन्होंने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और उनके पेपर से लिए गए हैं, बिल्कुल निम्मी के अपडेटेड क्वेश्चन है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, एक बात और ध्यान, जो बच्चा इस वीडियो को देख कर उसको पसंद आए ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, स्मार्ट गोल के अंदर एम का क्या मतलब होता है? एम का क्या मतलब होता है? एम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मैं आपको स्मार्ट गोल के अंदर कंप्लीट स्मार्ट की ही फुल फॉर्म बता देता हूँ भाई। एम की ना आए, ए किया जाए, आर किया जाए, टी किया जाए, एस किया जाए। तो एम का मतलब होता है मेजरेबल। उसको अपन हिंदी में बोलेंगे। और एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। ए का मतलब होता है अचीवेबल। ए का मतलब होता है भाई अचीवेबल। आर का मतलब होता है रिलीवेंट। आर का मतलब होता है रिलीवेंट। टी का मतलब होता है टाइम बाउंड, समय बाधित, समय एक समय सीमा हो। तो पूरा स्पेसिफिक स्मार्ट गोल के अंदर पूरे ही स्मार्ट की डेफिनेशन आपको फुल फॉर्म बता दी है। एस का स्पेसिफिक, एम का मिजरेबल, ए का अचीवेबल, आर का रिलीवेंट, टी का टाइम बाउंड। आपके क्वेश्चन में एम का पूछा गया था तो एम का आएगा मिजरेबल। क्वेश्चन नंबर 2, सीपीयू। कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर के अंदर हमारा जो सीपीयू होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अब आपने कंप्यूटर देखे होंगे। जो आपका कंप्यूटर होता है, एक तो मॉनिटर होता है, दूसरा सीपीयू। जो बॉक्स होता है उसको बॉक्स को सीपीयू नहीं बोलते, वो उसका जो कवर उसका बोलते हैं कैबिनेट। उसके अंदर सीपीयू होता है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल, CNTRL, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, सुनना। किसी की त्वचा के रंग, प्रश्न को सुनना। किसी की त्वचा के रंग, आय को लेकर अलग अलग तरह के व्यवहार किए जाते हैं। भाई किसी को, मैं इसको अंग्रेजी में भी बोल देता हूँ, समवन इज ट्रीटेड डिफरेंटली ऑन देयर स्किन कलर और इनकम। भाई किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी आदमी व्यक्ति विशेष को त्वचा के रंग, कलर और इनकम से अलग अलग तरह से उसको हम डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? तो आपका पहला ऑप्शन रहेगा विभेद। पहला ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का विभेद, डिस्क्रिमिनेशन। पहला ऑप्शन रहेगा आपका विभेद, डिस्क्रिमिनेशन।
जो आपके निमी मॉक टेस्ट में आया था, मॉक टेस्ट नहीं तो पेपर ही है। दूसरा यूनिटी, एकता। दूसरा रहेगा यूनिटी। तीसरा करेक्ट, सही। चौथा है प्रकृति, नेचर। अब मैं आपको बता देता हूं, किसी भी सम्मान को कोई भी किसी भी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो चाहे रंग से, इनकम से, आदि इन चीज़ों से बिल्कुल बच्चे को रिलेट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को रिलेट कर रहे हैं, तो ये ना ही तो एकता है, ना ही ये सही है, ना ही ये नेचर है। ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, विभेद है भिन्न भिन्न प्रकार के। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एआई के लिए डाटा महत्वपूर्ण क्यों है? अब आपको मैं बता देता हूँ, कुछ एक को नहीं पता होगा। नहीं, एआई क्या है? एआई की फुल फॉर्म क्या है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई की फुल फॉर्म क्या रहेगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन आपका, एआई के लिए डाटा क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए सुनना, एआई के लिए, किसी भी एआई या सर्च इंजन के लिए डाटा महत्वपूर्ण क्यों होता है? भाई हम गूगल भी तो एक सर्च इंजन ही है, एआई भी सर्च इंजन ही है, चैट जीपीटी। तो उसके लिए डेटा महत्वपूर्ण क्यों है? ऑप्शन नंबर ए, टूल साफ करना। एआई हमारे टूल तो साफ करेगा नहीं, तो ये तो नेगलेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी लिखना, अच्छी नींद के लिए। नींद के लिए भाई रोटी खानी पड़ती है। दूसरा ऑप्शन था आपका अच्छी नींद के लिए। तो अच्छी नींद के लिए हम एआई डाटा टूल का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, एआई सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 4, ये चित्र बनाने में हेल्प करता है। एआई तो चित्र क्या, प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ बना देता है। तो एआई टूल का हम इस्तेमाल करने के लिए ऑप्शन नंबर सी, एआई के लिए डाटा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एआई सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है। एआई सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? गुड ऑफिस एटिकेट्स। हमारे ऑफिस में क्या कार्यालय का क्या शिष्टाचार है, अच्छा शिष्टाचार क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुनना भाई, इसका काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए। किसी भी काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। हमें कोई भी काम रहे, हम उसको समय से करना चाहिए, समय बाउंड तरीके से ही करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। अगला है, व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन है, एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए। भाई हमारे कार्यालय शिष्टाचार के अंदर फैंसी मोबाइल रिंगटोन का क्या मतलब है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। कार्यालय शिष्टाचार के अंदर एक को औपचारिक रूप से अपनी पोशाक पहननी चाहिए, एक को औपचारिक रूप से फॉर्मली बढ़िया ड्रेसअप होना चाहिए, वो एक कार्यालय शिष्टाचार है। भाई कोई भी टीचर है या प्रोफेशनल है, बैंक में काम करता है, अलग किसी भी जगह काम करता है, अच्छा पहन सहने की जाएगा तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो एक कार्यालय शिष्टाचार है कि भाई अच्छी ड्रेस पहने की जाए। दिए गए ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त वर्णन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में इसका संक्षिप्त वर्णन हमें कहाँ मिलता है? सिलेबस के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, या फिर प्रस्तावना प्रीएम्बल के अंदर? प्रीएम्बल के अंदर उसकी एक किसी भी संविधान है, उसका अपना संविधान है, उसके उद्देश्य और सिद्धांत का आप कोई भी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो, कोई भी बुक बनती है, उसके कंप्लीट उद्देश्य है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या प्रिंसिपल पे वो काम करेगी, उसके अंदर जो भी उसकी प्रस्तावना दी जाएगी, टेबल ऑफ कंटेंट्स रहेंगे, उसी के अंदर उसकी सारी जानकारी हमें मिल जाती है कि ये चीज़ यहाँ पर है। तो संविधान के उद्देश्य और सिद्धांत उसकी प्रस्तावना में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला ऑप्शन क्वेश्चन आपका, रैम का विस्तार कीजिए। रैम का विस्तार कीजिए। रैम की फुल फॉर्म रहेगी भाई रैंडम एक्सेस
मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद कर लेना। एक इसी के विपरीत रोम, रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी ना, क्योंकि ये बोल रहा हूं मैं, इसके क्वेश्चन के ऊपर आपको ये कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है कि इनमें से कौन सी तो स्थायी हमारी सूचनाओं को स्थायी रूप से स्टोर करती है और कौन सी अस्थायी मेमोरी है। अगला, पब्लिक स्पीकिंग के 3P, पब्लिक स्पीकिंग के 3P कौन से नहीं है? पब्लिक स्पीकिंग के 3P इनमें से कौन से नहीं है? पहला ऑप्शन लिखना परफॉर्म, बिल्कुल है भाई, पब्लिक स्पीकिंग के 3P में से परफॉर्म बिल्कुल है। दूसरा है प्रिपेयर, प्रिपेयर भी सही है। तीसरा है प्रैक्टिस, ये पब्लिक स्पीकिंग के 3P है। ऑप्शन क्वेश्चन था नहीं है बताना है, तो चौथा ऑप्शन था पोजेस, ये नहीं होता है। पब्लिक स्पीकिंग के 3P आ जाए। अगला क्वेश्चन है आपका NAPS, जो आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल है NAPS, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? नेक्स्ट, तो मैं आपको ऑप्शन तो 4 जो अल्टरनेटिव दिए गए हैं आपके, 4 हैं, बिल्कुल 4 दिए गए हैं, तो मैं आपको इसकी जो करेक्ट फुल फॉर्म है वो बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। और अगर आपके पेपर में सप्लीमेंट्री एग्जाम में आती है तो बिल्कुल जो हम लिखाएं आपको वही आपको पेपर में अटेम्प्ट करनी है, वही उसको CBT एग्जाम में अपने कंप्यूटर में टिक करना है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, ध्यान से सुनना, जन्म तिथि स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी को खालिस्तान का हिस्सा होती है। जन्म तिथि स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के खालिस्तान का हिस्सा होती है। पहला ऑप्शन अचीवमेंट, अचीवमेंट रिज्यूम में होते हैं, पर जन्म तिथि और पता ये अचीवमेंट नहीं होती हमारी। दूसरा पर्सनल डिटेल व्यक्तिगत विवरण, ये बिल्कुल आपका ऑप्शन सही रहेगा। जन्म तिथि, स्थायी पता, माता का नाम, पिता का नाम, ये आपकी पर्सनल डिटेल है, ये आपका व्यक्तिगत विवरण है, ये आपकी पर्सनल डिटेल है, व्यक्तिगत विवरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही रहेगा। जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में आपकी पर्सनल डिटेल, व्यक्तिगत विवरण को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन सुनिए, एक रिज्यूम होना चाहिए, किस तरह का रिज्यूम होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सुनना, समरूप और संक्षिप्त नाम का होना चाहिए, समरूप और संक्षिप्त नाम का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सुनना भाई, लंबी और विस्तृत जानकारी, पूरे पैराग्राफ हो, आपकी पूरी डिटेल्ड। ऑप्शन नंबर सी, फैंसी और रंगीन आपका रिज्यूम होना चाहिए, ऊपर से तिरंगे जैसा, नीचे हरा, ऐसा आपका रिज्यूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सुनना मेरे दोस्तों, छोटा और सटीक, शॉर्ट और स्टिक, बिल्कुल एक्यूरेट। तो आपका जो भी रिज्यूम है वो तो छोटा होना चाहिए, और उसके अंदर जो भी जानकारी आपने दी गई है, जो भी आपने डिक्लेरेशन दी है वो बिल्कुल, और जानकारी, पर्सनल डिटेल, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आदि जो भी आपने इसमें भरी है, एक्सपीरियंस आदि, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो आपका रिज्यूम ऑप्शन नंबर डी, छोटा और सटीक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, मैं आपको बता देता हूँ, लिखता हूँ प्रश्न, टुडे वेदर इज गोइंग टू बी, इसको आगे बढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका होपफुल, आशापूर्ण। ऑप्शन नंबर 2 है आपका ब्लू, नीला। तीसरी वार्म, गर्म है। चौथी जरूरी, अर्जेंट। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि आज का मौसम कैसा, टुडे वेदर इज गोइंग टू बी कैसा, तो अर्जेंट वेदर, सही वेदर जाएगा, तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। होपफुल, आशापूर्ण वेदर होता है क्या? नहीं होता।
आसमान तो नीला होता है पर वेदर नीली थोड़ी होती है, वेदर तो गर्म ठंडी ऐसी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एमएस वर्ड के अंदर किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं? तो एमएस वर्ड के अंदर हम किसी भी फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज करते हैं। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O, किसी भी फाइल को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, और किसी भी फाइल को रीडू करने के लिए Ctrl+Z, और किसी भी कंप्लीट पेज को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A आदि की का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी बच्चे को ये कंट्रोल वाली की समझ में नहीं आई हो तो एक बार आप रीबैक करके देख लेना। आपका क्वेश्चन क्या है? सेव करने के लिए हम Ctrl+S का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी जिसकी दर अभी सरकार ने कुछ कम भी की है। जीएसटी क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपकी जीएसटी की फुल फॉर्म रहेगी। ऑप्शन आपके हिसाब से आप देख लेना, आपके जो भी पेपर में आए जीएसटी की फुल फॉर्म रहती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसी से हम आगे बढ़ते हैं। डेबिट कार्ड में कितने अंकों का, आपके जो डेबिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड होता है, उसके अंदर कितने अंकों का नंबर होता है? भाई जैसे किसी भी क्या आधार कार्ड होता है उसमें देखा होगा आपने 12 अंक होते हैं आधार कार्ड। तो डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? डेबिट कार्ड में 16 अंक होते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट के पास नहीं है तो वो याद कर ले, और होगा उसको पता ही है कि डेबिट कार्ड में 16 अंक होते हैं। दूसरा, स्मार्ट लक्ष्य के अंदर एम का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन आपका फिर रिपीट कर दिया है। स्मार्ट लक्ष्य के अंदर एम का मतलब होता है मेजरेबल। अच्छा, नौकरी, अगला क्वेश्चन है भाई, नौकरी या काम में होना है, नौकरी या काम में होना है, खाली स्थान होता है। योग्यता, ऑप्शन नंबर ए था योग्यता। दूसरा ज्ञान, तीसरा कौशल आपकी स्किल, और ऑप्शन नंबर 4 रोजगार। नौकरी या काम में होना उसका क्या मतलब है? मैं रोजगार हूं, मैं रोजगार नहीं, मेरे पास रोजगार है। किसी भी नौकरी या काम में होना, मान लो कोई भी आदमी आज काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूं तो मेरे पास ही रोजगार है। अगर किसी को ड्राइवरी करनी आती है तो उसके पास स्किल तो है, पर वो श्योरिटी क्या है, वो नौकरी लग रहा है। तो किसी भी नौकरी में होना तो हम क्या बोलेंगे? रोजगार। आपका ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन है, इनमें से वोवल कौन सा नहीं है? वोवल, अल्फाबेट कितनी होती है टोटल? अल्फाबेट टोटल होती है 26, जिनमें से 5 वोवल होते हैं। वोवल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल होते हैं। ठीक है, इनके अनुसार आप देख लेना। प्रश्न में क्वेश्चन के ऑप्शन थे ए, आई, एफ, ई, इनमें से वोवल कौन सा नहीं है? तो आपको सिंपल सी पता होगा, एफ वोवल नहीं है, एफ एक कॉन्सोनेंट है। 6 नंबर पे आता है एफ फॉर फिश। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? इनमें से कौन सा एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन, ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है? कि वो एप्लीकेशन का नाम बताओ जिस पे हम ऑनलाइन अपनी ट्रांजैक्शन ना कर पाए। उस एप्लीकेशन के थ्रू तो कोई ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो ही नहीं सकती। सबसे पहला बैंकिंग एप्लीकेशन, किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन है, सभी के पास फोन में एप्लीकेशन होती है सभी बैंकों की। भाई किसी के पास HDFC में अकाउंट है तो HDFC एप्लीकेशन होती है, तो ट्रांजैक्शन करवाने के लिए तो की जाती है। किसी का एक्सिस में है तो एक्सिस में होगी, PNB में है तो PNB में होगी। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है भाई, भुगतान के आवेदन के लिए तो होती है। दूसरा गूगल पे से तो स्कैन करो और पे करो। ऑप्शन नंबर 3 इंस्टाग्राम पे तो स्कैनर पे तो होता नहीं है भाई। पेड प्रमोशन तो वो तो स्पेशल किसी भी के लिए करते होंगे, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो नहीं है किसी भी ट्रांजेक्शन करने के लिए। चौथा ऑप्शन है यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई आपके पेपर में आ सकता है भाई। यूपीआई
यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? यूपीआई की फुल फॉर्म लिखना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये यूपीआई की फुल फॉर्म है। इसी के साथ साथ मेरे को आप ये कमेंट बॉक्स में बताना कि यूपीआई पूर्णतः हमारे भारत में कब लागू हुआ, ठीक है? तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? इंस्टाग्राम एक डिजिटल बैंकिंग सेवा के लिए कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, इसमें रील भेजो, शेयर करो, आनंद लो, स्वाद लो। अगला क्वेश्चन आपका फिर रिपीट कर दिया है, पब्लिक स्पीकिंग 3P क्या है? पब्लिक स्पीकिंग 3P क्या है? तो आपको बताया था मैंने, प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म, ये आपके 3Ps होंगे। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मान है, वैल्यूज आर, वैल्यूज, इसको हिंदी में बोलेंगे मान सम्मान। तो हम नहीं बोलते ये कि भाई इसने मेरी तो वैल्यूज को हर्ट किया है, मेरे मान सम्मान को हर्ट किया है, विरोध किया है। तो वैल्यूज क्या है, सम्मान क्या है, मान क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नॉट पंक्चुअल, समयनिष्ठ नहीं है, पंक्चुअल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, मोटिवेट आवर एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बहुत कीमती है। ऑप्शन नंबर डी, सभी का मूल्य समान है। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा? सभी का मूल्य समान है तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो इसमें सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव आपका ये रहेगा कि वैल्यूज हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, मोटिवेट्स आवर एटीट्यूड एंड एक्शन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सी लाइन गलत है, वो आपको चूज करनी है। मैं आपको बोलता हूं, पहली लाइन सुनना, प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछे। सुनना, गलत कौन सा भी बताना आपने। पहला है भाई, प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछे। भाई कोई भी दुकानदार है, उसके पास विभिन्न ग्राहक आते हैं। किसी को तो शैम्पू की पुड़िया चाहिए, किसी को साबुन चाहिए, किसी को चीनी चाहिए। तो क्या दुकानदार सेम प्रश्न पूछेगा? इसका आंसर आप जान गए। दूसरा, अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने पर वास्तविक ध्यान से प्रश्न पूछे। ग्राहक की जरूरत के अनुसार उसको समझने के लिए वास्तविक ध्यान से उसके पास प्रश्न पहुंचे। तीसरा, ग्राहक की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करे। ऑप्शन नंबर 4, ओनली रिलीवेंट, जो उसका बिल्कुल राइट टू करेक्ट आंसर है उसे ही पूछे, रिलीवेंट प्रश्न पूछे। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? गलत कौन सा है? तो गलत यही है कि भाई प्रत्येक ग्राहक को एक ही प्रश्न पूछ ले, तो ये तो बिल्कुल गलत है, मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अगला क्वेश्चन है, आपकी जो एक्सेल फाइल होती है, स्प्रेडशीट जिसे हम बोलते हैं, एक्सेल फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में सेव होते हैं? एक्सेल फाइल के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट XLX में सेव, XLS, हाँ ये भी सही है, XLS में सबमिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैतिक एथिकल EI लक्ष्य क्या है? एथिकल EI का एम क्या है? नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुनना, तेज आवाज। ऑप्शन नंबर बी, भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक। ऑप्शन नंबर सी, बेहतर ड्राइंग। ऑप्शन नंबर डी, उचित उपयोग। तो एथिकल EI का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि उसका उचित उपयोग हो, बेटर यूज हो, उचित उपयोग हो। अगला क्वेश्चन रहेगा, फीडबैक हेल्प्स टू। फीडबैक आपने जरूर दिया होगा, किसी ने नहीं दिया हो तो अगर किसी ने फ्लिपकार्ट अमेजोन पर से भी सामान मंगाया हो तो उस पर भी फ्लिपकार्ट का ऑप्शन आता है, या किसी कस्टमर केयर से बात की हो तो वो भी जरूर आपको फीडबैक इंक्वायरी कॉल देती है।
उसे क्या पता चलता है? ऑप्शन नंबर सुनना, सेवाओं में सुधार करे। दूसरा, प्रक्रिया या प्रणाली को संशोधित करे, मॉडिफाई द प्रोसेस ऑफ और सिस्टम। क्या तो उस प्रक्रिया या प्रणाली को कंप्लीट चेंज कर दें या उसमें बदलाव कर लें। ऑप्शन नंबर सी, ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करे। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो जो आपके मैंने तीनों ऑप्शन बोले हैं, ये फीडबैक के अंदर कार्रवाई करने के लिए और जो भी कमियां रह गई उसको पूरा करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सी बीमारी ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है? रूरल एरिया में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सबसे अधिक है, सबसे आम है? जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग क्या क्या मतलब है? मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ भाई। किसी की मम्मी या पिताजी छोटे छोटे हैं, उनकी हाइट छोटी है, तो 100% आशा रहती है कि उनका बच्चा भी छोटा ही रहे। तो अगला ऑप्शन है क्रोनिक ब्राइकोटिस। ऑप्शन नंबर 3, फेफड़ों का कैंसर, लंग्स कैंसर। ऑप्शन नंबर 3, दवा पर निर्भरता। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग, ये बिल्कुल आम है। अगला ऑप्शन है, कितने मुख्य प्रकार की बैंडेज होती है? मुख्य प्रकार की बैंडेज होती है, ये भी ध्यान रखना भाई। बैंडेज मुख्य कितने प्रकार की होती है? बैंडेज कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है भाई, ध्यान रख लेना। मुख्य बैंडेज 4 प्रकार की होती है। बैंडेज कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। अगला क्वेश्चन सुनना भाई, नेम ऑफ द रिएक्टेड रीनल स्टोन डिजीज। प्रतिक्रियात्मक गुर्दे की पथरी, प्रतिक्रियात्मक गुर्दे की पथरी की बीमारी का नाम है। और इसका ऑप्शन क्या रहेगा? लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन। ये तो आपका ऑप्शन अलग ही आ गया, क्वेश्चन ही अलग आ गया। तो इसमें आप सुनना, प्रतिक्रियात्मक गुर्दे की पथरी की बीमारी का नाम है, गुर्दे किसको बोलते हैं? किडनी। तो इसका आंसर रहेगा किडनी। अच्छा, अगला सुनो, लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है, जेंडर स्टेरियोटाइप्स कैन बी। आपका क्वेश्चन रहेगा, तो इसका ऑप्शन है हानिकारक और दुखदाई, दूसरा है खुश, तीसरा है व्यक्तिगत विकास, चौथा है चंचल। तो लिंग रूढ़िवादिता एक व्यक्तिगत विकास का रूप है। बिल्कुल, उसका ऑप्शन में गलत बोल गया। लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है हानिकारक और दुखदाई, इसका ऑप्शन ये रहेगा, हार्मफुल हो सकती है भाई लिंग रूढ़िवादिता। मैं अगले क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज कर गया था। लिंग रूढ़िवादिता हानिकारक हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। सॉरी फॉर दिस रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन है, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए? हमें अपने आप को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? अपने आप को विकसित करने के लिए क्या चाहिए? क्वेश्चन सुनना, ऑप्शन सुनना इसका, अपने देश को जानने, कि हम अपनी कंट्री को जाने। अगला है खुद को जानने, और अपन तीसरा है अपने संस्थान को जाने, भाई मैं इस IIT में आता हूँ, मैं यदवंश IIT का बच्चा हूँ। चौथा, अपने कार्यालय को जाने, भाई मैं यदवंश IIT में काम करता हूँ, अपने कार्यालय को जाने। तो व्यक्तिगत विकास के अंदर हम अपने आप को जाने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज। विनिर्माण उद्योगों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? ऑप्शन सुनना भाई, इसका पहला ऑप्शन है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी जो उस संस्थान को या उस कंपनी को चलाने के लिए काम आती है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो विनिर्माण उद्योगों की स्थिति तय करने के लिए वर्किंग कैपिटल का यूज किया जाता है। वर्किंग कैपिटल पर विचार किया जाता है, इसी का यूज किया जाता है। किसकी इसकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस या प्रेजेंट कहाँ पर स्थित है, इसकी क्या सिचुएशन है। अगला क्वेश्चन है भाई, रोम का विस्तार मैंने पहले बता दिया था, रैम के साथ ही रीड ओनली मेमोरी। अगला भाई,
समय खालिस्तान प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। प्रश्न पूछते समय खालिस्तान प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। इसका ऑप्शन सुनना भाई। ऐसा प्रश्न, भाई हम प्रश्न पूछते, किसी आदमी से सवाल जवाब कर रहे हैं और उसे प्रश्न पूछने लग गए, फिर उसके बीच में एक ऐसा सवाल पूछना अच्छा होता है? बिल्कुल गलत है भाई। पर्सनल सवाल पूछ लें हम किसी बच्चे से, ये भी गलत है। दूसरा, संवेदनशील सेंसिटिव बात कर दे उसके साथ, ये भी गलत है। ओपन एंड क्लोज एंडेड, ओपन एंड क्लोज एंडेड बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न पूछते समय प्रश्न सबसे पूछना सबसे बड़ा अच्छा है ओपन एंड क्लोज एंडेड। इट इज बेस्ट टू आस्क ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस व्हेन आस्किंग क्वेश्चन। इसका कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन ये रहेगा, इट इज बेस्ट टू आस्क ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस व्हेन आस्किंग क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, वर्ब चुननी है भाई। इसमें टेंस की आई लिखना, मैं पर्सन लिखता हूं उसका। आई फिल इन द ब्लैंक्स म्यूजिक when I was child। was का मतलब हो गया भाई जब मैं बच्चा था, तो मैं म्यूजिक सुनो, लर्न, एम लर्निंग, विल लर्न, हैड लर्नड। बताओ इसमें कौन सी आएगी? इसमें दो टेंसों का हम यूज करेंगे, तो ये यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर पास्ट है, और डबल वॉच वर्ड के साथ यूज हो रहा है, तो बिल्कुल गलत रहेगा, ये बिल्कुल गलत रहेगा। हैड लर्नड बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, कि जब भाई मैं बच्चा था, जब मैं म्यूजिक सीखा करता। अगला क्वेश्चन है, कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है। समथिंग इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स। कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है, तो उसका पहला ऑप्शन रहेगा समाज, दूसरा है एकता यूनिटी, तीसरा है इक्वलिटी समानता, चौथा है विविधता डाइवर्सिटी। तो आपका विविधता ऑप्शन सही रहेगा, डाइवर्सिटी। ये कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है, डाइवर्सिटी आपका बिल्कुल करेक्ट अल्टरनेटिव रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास में, आर्थिक विकास के अंदर आपका अगला क्वेश्चन है भाई, आर्थिक विकास के अंदर उद्यमी की भूमिका क्या रहती है? इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एक एंटरप्रेन्योर की क्या अहम रोल रहता है? उसका ऑप्शन है भाई, प्रति व्यक्ति आय में सुधार। पहला ऑप्शन था प्रति व्यक्ति आय में सुधार, दूसरा ऑप्शन है बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं। कोई भी उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो रखे एक बंदे का, दो बंदे का, 10 मैन पावर को रखे, वो कभी भी बेरोजगारी उत्पन्न नहीं करेगा, बेरोजगारी को कम करने की पूरी कोशिश करता है, कम करता ही है। ऑप्शन नंबर सी, जीवन स्तर स्थिर करता है। जीवन स्तर स्थिर कोई नहीं कर सकता भाई। अगला, क्षेत्रीय विकास को असंतुलित करता है। तो इन सभी ऑप्शंस के अंदर एक एंटरप्रेन्योर प्रति व्यक्ति आय में सुधार कर सकता है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये उसकी कार्यशैली से विरुद्ध है, उसके कार्यशैली से बाहर है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, तेज और सीधा चलना, तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव दर्शाता है भाई विद कॉन्फिडेंस। तेज और सीधा चलना यह हाव भाव क्या दर्शाता है? कॉन्फिडेंस दर्शाता है। इसका सीधा साधा ऑप्शन है तेज और सीधा चलना, नहीं डरना, आप बिल्कुल सही है, अपनी जगह पर ठीक है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, ये आपका कॉन्फिडेंस दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस तरह से पैसा बचाया जाता है और खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम। इनकम तो क्या होगी भाई? पैसा कमाया जाता है,
दूसरा सैलरी क्या होता है? वेतन। ये भाई आप इनकम में लगा लो, ये आपकी सैलरी भी आपकी इनकम होती है, पर कई सैलरीड पर्सन की भी इनकम सोर्स विभिन्न होते हैं। तो सैलरी क्या होती है? एक जो निश्चित अमाउंट में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी सेक्टर से, गवर्नमेंट PSU सेक्टर से आप ग्रहण करते हो, उसे सैलरी कहते हैं। या प्राइवेट में काम करते हो तो प्राइवेट आदमी से सैलरी ले रहे हो तो आपकी तनख्वाह है। दूसरा बैंकिंग, और चौथा ऑप्शन है फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता। जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, भाई इनकम में से पैसे को बचाओ, उसको निवेश करो, खर्च करो, निवेश करो, ये एक फाइनेंशियल लिटरेसी वित्तीय साक्षरता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है भाई? वित्तीय साक्षरता। इसी कड़ी के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, ITI करने वाले किसी भी ट्रेड के ट्रेनिंग के लिए वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगी, जरूर से जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला भी एक टेंस का ही सवाल है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का है। द ट्रेन फिल इन द ब्लैंक्स, थ्रू द टनल। इसमें ऑप्शन भरो भाई, हैड पास्ट। अब देखो इसके अंदर कहीं भी पास्ट की बात हो रही है, देखो वाज पासिंग, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया ये। तीसरा है इज पासिंग। चौथा है आपका पास्ट। ये ऑप्शन आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अनुसार इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो प्रेजेंट का तो आपको देखो पास्ट भी पास्ट में चला गया, ये पास्ट, इज पासिंग बिल्कुल सही करेक्ट आंसर रहेगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किसी ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की चौड़ाई के अनुसार मुद्रित किया जाता है। इन विच ओरिएंटेशन, भाई कौन से ओरिएंटेशन के अंदर कोई भी जो टेक्स्ट है, शब्द है, उसको विड्थ के अनुसार संक्षिप्त किया जाता है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बताओ, मार्जिन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, तो इसका आंसर क्या रहेगा? विड्थ के अनुसार हम किसी को क्या कर सकते हैं, मार्जिन सेट करना होता है, उसमें अलग होता है, लेकिन विड्थ के अनुसार टेक्स्ट को बदलेंगे तो उसको बोलेंगे हम लैंडस्केप मोड में हम टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं। अगला है कठिन कौशल क्या है, हार्ड स्किल क्या है, दिए गए ऑप्शनों के अनुसार बताना है। हार्ड स्किल है 60 WPM, 60 WPM मतलब 60 वर्ड पर मिनट अपने कंप्यूटर पे टाइप करना। अगला है क्विक लर्नर, उससे अगला ऑप्शन है स्पोकन इंग्लिश, उससे अगला है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट भी इतना हार्ड नहीं है, अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश ये भी आसानी है। और क्विक लर्नर तो क्विक लर्नर वही अभ्यर्थी हैं जो जल्दी से जल्दी चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन 60 WPM ये बहुत ही कठिन कौशल हो जाता है, बहुत हार्ड स्किल हो जाती है 60 WPM की स्पीड बनाना। अगला है निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, हमें एक साधारण समस्या को हल करने के लिए भी एक कोर्स करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सत्य है, सही कौन सा? देखो भाई हमें कोई भी साधारण समस्या है उसी को भी सोल्व करने के लिए उससे रिलेटेड कोर्स करने की आवश्यकता है। अगला, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। अगर आज आपने कोई भी मैथ की कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करी है, किसी भी चीज़ की समस्या सोल्व करी है, ऑर्गेनाइजेशन की समस्या सोल्व करी है, तो आप उसी को उससे नेक्स्ट समय आप जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है।
और इसका तीसरा ऑप्शन था किसी भी समस्या का समाधान जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है किसी भी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ कर सकते हैं। नहीं भाई, समस्या का समाधान विशेषज्ञ भी कर सकते हैं, नॉर्मल आदमी भी कर सकता है। कभी कभी तो ऐसा होता है विशेषज्ञ नहीं कर सकते और कोई आम व्यक्ति उसको झटपट से सोल्व कर देता है। तो इसमें जो मैंने ऑप्शन नंबर बी बोला, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या सुलझाने में आप उतने ही बेहतर साबित होंगे, बेहतर होंगे। अगला है भाई, कौन सा अच्छा संचार माना जाता है? गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन कौन सा होगा उनमें से? देखो भाई, गुड कम्युनिकेशन देखो भाई, गुड कम्युनिकेशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है, मतलब सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड रिसीवर। कोई भी मैंने मेल भेजी किसी भी बंदे को तो मैं होगा सेंडर, और जिसके पास भेजी वो रिसीवर। अगर रिसीवर सकारात्मक है मेरे प्रति, गुड कम्युनिकेशन। दूसरा, सेंडर को रिसीवर पर हमला करना है। तीसरा, रिसीवर सेंडर की नहीं सुनता। चौथा, संदेश अस्पष्ट है, तो मैसेज हमने किया वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड रिसीवर, सेंडर रिसीवर के प्रति सकारात्मक है। रिसीवर सेंडर के प्रति सकारात्मक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है? कि भाई एंट्री लेवल जॉब क्या होती है? ऑप्शन छोड़ना, सिक्योरिटी गार्ड की एंट्री लेवल जॉब, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब एंट्री लेवल नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी, यह कार्यालय में प्रवेश करने में मदद करता है, बिल्कुल गलत है भाई। ऑप्शन नंबर सी, जूनियर इंटीरियर डिजाइनर, तो भाई ये एंट्री लेवल की जॉब थोड़ी तो होगी इंटीरियर डिजाइनर की। ऑप्शन नंबर डी, यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है, यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, दिए गए ऑप्शनों के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भाई इसी कड़ी के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? गुड ऑफिस एटिकेट्स, एक औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी करा दिया था भाई। यही ऑप्शन देखो, ये मैं कम से कम एक ही शिफ्ट में अपने जो ITI कैडर के अंदर कैसे काम करता है, 9 से 12, सवा 12 से सवा 3, 3 से 5, इस तरीके से पेपर होते हैं। तो मैं कम से कम 9 से 12, सवा 12 से वाले दोपहर और इवनिंग वाली शिफ्ट के सभी के क्वेश्चन लाया हूँ। इन्हीं में ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये फिर हो गया रिपीट आपका क्वेश्चन। एक औपचारिक रूप से आपको ड्रेस पहननी चाहिए, एक गुड ऑफिस एटिकेट है। अगला क्वेश्चन आपको, ग्राहक की जरूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? किसी भी कस्टमर की क्या जरूरत है उसकी पहचान करने के लिए अच्छा तरीका क्या है? तो भाई ऑप्शन सुनना, तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, अखबार पर विज्ञापन देकर। अखबार पर विज्ञापन देना एक ग्राहक की जरूरतों को समझना नहीं होता भाई, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। तीसरा, ऑब्जर्वेशन एंड मैसेज, अवलोकन और संदेश द्वारा। किसी भी ऑब्जर्वेशन और संदेशों के द्वारा भी हम पूर्णतया उसको ग्राहक की जरूरतों को हम नहीं कंप्लीट या फुलफिल कर सकते। अगला ऑप्शन है, उनसे बात करके और एक सर्वे करके, उनसे कम्युनिकेशन करके, बात करके और सर्वे करके हम बात करते हैं, वो एक अच्छा ग्राहकों की जरूरत को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। अगला, स्मार्ट नियम का क्या अर्थ है? ऑप्शन तीसरी बार आ रहा है भाई, स्मार्ट को दोबारा से पढ़ लेना। स्पेसिफिक, मेजरेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड, ए से अचीवेबल, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, टी फॉर टाइम बाउंड, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट। ध्यान रखना भाई, बिल्कुल आएगा पेपर में। जांच के दौरान, अगला प्रश्न, जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ध्यान से सुनना, तो भाई किसी की जांच, ऑप्शन नंबर है, जांच के दौरान किससे बचना चाहिए? ध्यान से सुनने से, दोहराने से, समराइजिंग, सारांश से, या फिर ग्राहकों को बाधित करना। तो भाई ध्यान से सुनने में ग्राहकों को बाधित करना ये ऑप्शन नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। खालिस्तान में एक या अधिक वर्कशीट होती हैं। खालिस्तान में एक या अधिक वर्कशीट होती हैं। इसका ऑप्शन है, पहला वर्क फाइल, दूसरा एड्रेस बार, तीसरा डॉक्यूमेंट्स, चौथा वर्कबुक।
वर्क फाइल और वर्कबुक के में क्या डिफरेंस होता है, अगर किसी बच्चे को पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर करें, मैं जरूर देखूंगा। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भाई, एक या एक से अधिक वर्कशीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं, कंप्लीट उसको वर्क बुक बोलते हैं, न कि वर्क फाइल। अगला क्वेश्चन आपका भाई, कौन सा प्लेटफॉर्म एआई का उपयोग वीडियो सुझाने के लिए करता है? कौन सा प्लेटफॉर्म एआई को वीडियो सुझाने के लिए कार्य करता है? पहला यूट्यूब, दूसरा पेंट, तीसरा कैलकुलेटर, चौथा नोटपैड। नोटपैड पे तो हम टेक्स्ट, कैलकुलेटर पर संख्या की गणना, जोड़ घटा गुणा भाग, पेंट पर हम किसी फोटो को एडिट कर देते हैं, अपना चित्र बनाते हैं। यूट्यूब इसका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट के अंदर ए का क्या अर्थ है? अचीवेबल। अगला क्वेश्चन लिखो भाई, एआई जॉब का सुझाव कैसे दे सकता है? भाई एआई है वो हम किस फील्ड में जॉब करें उसका सुझाव कैसे दे सकता है? इसका पहला ऑप्शन सुनना भाई, शॉपिंग लिस्ट से, आपके द्वारा साझा किए गए विवरण से, बिल प्रिंट करके, फेस को स्कैन करके, आपके चेहरे को स्कैन करके। चेहरा मत की मैं बिना देखा भाई, है बिल्कुल गलत है। आपने जो भी एआई के साथ बातचीत करते समय आपका जो डाटा दिया है उन डाटा को कलेक्ट करता है, उसको समराइज करता है, उसके अनुसार आपको बेस्ट जॉब ऑप्शन देता है कि आप इस फील्ड में काम करें, आपकी इसमें अच्छी क्वालिफिकेशन है, आपकी प्रतिक्रिया रही है, एक्सपीरियंस रहा है। अगला ऑप्शन रहेगा, आज का मौसम, टुडे वेदर इज गोइंग टू बी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज जो मैंने कराया था, जिसका आंसर आपको वाम बताया था, सेम की सेम क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन है। लेकिन पिछली बार ये वाम ऑप्शन नंबर डी पे था, अब ये ऊपर दे दिया है। इसी के साथ बाकी जो भी है ये हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो भी क्लास है आपको बाद में कराएंगे, और कंप्लीट जो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके जो सप्लीमेंट्री एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, जरूर से जरूर आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, और एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, सॉफ्ट स्किल के क्वेश्चन की। और जो भी बच्चा जिसके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर रही है वो एक ध्यान रखे, सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित एक अलग चैप्टर डेवलप कर दिया है, चैप्टर बना दिया है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ऐड कर दिया है। तो एआई बेस पे तो जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। और भाई बिल्कुल भरपूर कोशिश की है मैंने इस टेस्ट को सॉल्व कराने के लिए, जो आपको पेपर को सॉल्व कराने के लिए। फिर भी ना समझ में आओ तो भाई दोबारा इस वीडियो को देखना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका धन्यवाद।